जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और मेरे साथ हैं जावेदुर रहमान इस्लामाबाद से, और हमारे खास मेहमान आज हैं मुर्तज़ा सोलंकी। ये भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं। आप इनके तबसरे और तज्ज़िये मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर देखते रहते हैं। हमने सोचा कि हम भी उससे ज़रा फ़ायदा उठाएं और इनसे पूछें कि ये आजकल के सियासी हालात को कैसे देख रहे हैं। तो सोलंकी साहब, वक्त देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जावेद, आपका भी शुक्रिया। जावेद साहब, आपकी इजाजत से मैं जाता हूँ सीधा सोलंकी साहब के पास। तो सोलंकी साहब, ये बताएं कि पिछले 4 महीने से हम सदाएं सुन रहे हैं कि जी न्यूट्रल्स अपनी गलती सुधारें, और बज़ाहिर तो कोई ऐसा इम्कान नजर नहीं आ रहा, कोई ऐसी निशानी नहीं हमें मिल रही जिससे लगे कि वो किसी ऐसे मूड में हैं। बल्कि जो निशानियां मिल रही हैं वो उल्टी हैं। यानी खान साहब जो बयानात देते हैं उन पर भी उनको रिबट किया जाता है। कभी एयर वाई पर क्रैकडाउन होता है, कभी बोल को बंद किया जाता है। तो आपको ये लगता है कि खान साहब के जलसों में अब वो जो ये गम और गुस्सा बढ़ रहा है, उसकी वजह यह है कि उन्हें अपने मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो रहे? जी बिल्कुल, यही बात है। लेकिन जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तो उनकी जो शिद्दत है और मायूसी है और गुस्सा है, उसमें इजाफा होता जा रहा है। हमें ये समझना चाहिए कि खान साहब का मकसद क्या है। खान साहब का मकसद न इलेक्शन है, न मुल्क के अंदर कोई अजीम फलाही ममलकत बनाना है। फौरी उनका जो मकसद है, पहले 10 अप्रैल से पहले जो था वो ये था कि किसी तरह से हमारी इस्टेब्लिशमेंट अपना पूरा जोर डाले हम्म। और जो उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की जो कोशिश है उसको नाकाम बना दे हम्म। रियासती ताकत के साथ। जब वो उसमें उनको कामयाबी नहीं हुई तो उसके बाद उनकी पूरी कोशिश ये है कि इस्टेब्लिशमेंट पे, अदलिया पे दबाव डालकर जो मौजूदा हुकूमत है उसको मफलूज किया जाए हम्म। और गैर आइनी तरीके से इस हुकूमत पर दबाव डालकर नाम नहाद इलेक्शन का एक ड्रामा किया जाए, जिसमें लाडले को दोबारा जितवा कर इक़्तिदार पर बिठाया जाए। हम्म। ये उनका मकसद है। आपको लगता है अब वो अभी भी जैसे, लाडले हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो लाडले हैं। लेकिन जो लाडला बनाने का जो अमल है हम्म। उसके अंदर जो एक माहौल है, हम्म। वो कहते हैं ना कि समटाइम्स द कंडक्टर डाइज बट द सिम्फनी गोज ऑन। तो बिल्कुल। ये एक इनर्शिया भी एक एक चीज होती है। हम्म। स्पेस में कोई चीज फेंक दें हम्म। तो फिर वो रुकती नहीं है, वो फिर चलती रहती है। हम्म। तो जाहिर है जो जिस सिस्टम ने इमरान खान को इक़्तिदार पर बिठाया, हम्म। उसके अंदर जो बाकियात और असरात कुछ ना कुछ तो हैं, हम्म। जिससे कभी कभी उनको कुछ ना कुछ रिलीफ मिल जाता है। हम्म। लेकिन वो सिस्टम जो है वो तेजी के साथ तब्दील हुआ है। और जैसे जैसे वो तब्दील हुआ है, खान साहब को घुटन महसूस होती है, उनको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, क्योंकि उनकी ऑक्सीजन हर गुजरते दिन के साथ कम होती जा रही है। तो वो कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त इमरान खान, आप अमेरिका में हैं तो आपको पता होगा कि एक चीज होती है जिसको रेकिंग बॉल कहते हैं। हम्म। हम्म। तो इमरान खान इज एक्टिंग लाइक अ रेकिंग बॉल हम्म। फॉर पाकिस्तान। कि हर वो चीज, वो फौज हो, अदलिया हो, मीडिया हो, मुसलसल उन पे हमले करके उनको कमजोर किया जाए, हम्म। एक कियोस की, अनार्की की सूरत हाल पैदा की जाए। अगर मेरे पास नहीं है मुल्क तो फिर किसी के पास भी ना हो। हम्म। और इसका इजहार वो बरमला कर चुके हैं इंटरव्यूज और तकरीरों में, कि मैंने न्यूट्रल्स को कहा कि इनको इक़्तिदार देने से तो बेहतर है कि पाकिस्तान पर एटम बम मार दे। तो जो शख्स इस हद तक जा सकता है, उसके लिए किसी चीज, कोई चीज बैद नहीं है। हम्म। मुश्किल इसमें है कि ये पार्टी बनाई गई थी प्रो इस्टेब्लिशमेंट बयानिए पर, हम्म। पिछले 2013-14 के बाद। हम्म। उससे पहले तो वो जो भी इनकलाबी उनके ख्यालात थे, तो उसमें इस पार्टी का जो खमीर जहां से उठा है, उसमें आजकल जो खान साहब का बयानिया है वो फिट नहीं बैठता। हम्म। इस वजह से उसके अंदर बहुत बेचैनी है
और ये बेचैनी बढ़ती चली जाएगी। आज उनके जो बहुत महबूब सदर ममलकत थे, उन्होंने भी बज़ाहिर जो है वो लाताल्लुकी का हम्म। इजहार कर दिया है और एक तरह से इनको लावारिस कर दिया है। हम्म। अब इमरान खान जो है वो आरिफ अलवी की नज़र में तो एक लावारिस बच्चा है। हम्म। और यही सूरत हाल उनके बहुत सारे लीडर्स की है कि वो आकर कोशिश करते हैं कि जैसे फारूक सत्तार आखिरी दिनों में अल्ताफ हुसैन की वजाहत किया करते थे, अब बेचारे जो है खान साहब एक बूबू करते हैं, बाकी ये जो है उस बूबू को साफ करने में लगे रहते हैं। मुझे लग रहा है जावेद साहब की मुस्कुराहट से कि इनके जहन में भी कोई सवाल है, लेकिन उससे पहले मैं अगर एक चीज और आपसे पूछूं। इमरान खान साहब के कॉन्फिडेंस की बज़ाहिर दो वजूहात हमें लग रही थी शुरू से और अब तक। एक तो ये कि उन्हें बहरहाल अवामी हिमायत इस वक्त हासिल है, उनके जलसे बहुत बड़े हो रहे हैं, वो ज़िमनी इंतखाबात जीत रहे हैं। तो आपको लगता है कि इस अवामी हिमायत के बल बोते पर वो पाकिस्तान की सियासत के जो दूसरे डायनामिक्स हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा प्लेयर एस्टेब्लिशमेंट है, उसको पलट सकते हैं? और दूसरा जो फैक्टर था वो उनका ख्याल था कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर शायद कहीं कोई रिफ्ट मौजूद है जिसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे ये लगता है जाती तौर पर कि पिछले 4 महीने में जो हरकत सकनात उनकी रही हैं, जो बातें वो करते रहे हैं, उससे कहीं अगर कोई रिफ्ट थी भी, कहीं कोई इख्तलाफ था भी, तो वो इदारा जो है वो मजीद कारबंद हो गया है अपने उस फैसले पर जो उन्होंने किया इमरान खान साहब के हवाले से। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि अगर कोई इख्तलाफ या मुख्तलिफ नुक्ते नज़र था भी, तो एक डिसिप्लिन इदारे के अंदर जब आप उसके वजूद को खतरे में डाल दें तो फिर रैंक्स क्लोज हो जाती है। हम्म। और अब हर गुजरते दिन के साथ कम से कम इस्टेब्लिशमेंट की हद तक तो ये बात क्लियर है कि जो हम जिस तरीके से हमने एक्ट किया इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस में, वो हमने ठीक किया। हम्म। तो खान साहब जो है उनका अगर मुस्तकबिल कोई है तो बड़ी हद तक वो ग्रामर की किताबों में है, जिसमें पढ़ते थे ना, जमाने हाल, जमान मुस्तकबिल, जमाने माजी। माजी। तो वो उस तरीके से है। लेकिन मैं आपकी तवज्जो इस बात पे दिलाना चाहता हूं कि खान साहब ये जिस एतमाद का जिक्र इजहार कर रहे हैं, खान साहब की और बहुत सारी खूबियों में या सलाहियतों में एक सलाहियत उनकी ब्लफ करने की सलाहियत भी है। मैं आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि आपको याद होगा कि अभी तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं हुई थी, तो ये कहते थे कि अगर मैं अच्छा नहीं हूं तो ये जलसे जुलूस ना करो, आप मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ले आओ, मुझे हटा दो अगर आप हटा सकते हैं। जब वो पेश हुई 8 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक, हम्म। ये तकरीबन 1 महीना है, बिल्कुल। 1 महीना 2 दिन। इस पूरे अरसे के खान साहब के बयानात और इनके लीडर्स वज़रा के बयानात देखें, हम्म। जिस एतमाद के साथ ये ब्लफ करते थे। मैं तो अल्लाह का शुक्र करता हूं, मैं तो नफल पढ़ता हूं कि जी आपने किया, इससे तो मुझे ये हो गया। और जो ब्लफ कि जी मैं इनको इसी तरह से नाकाम बनाऊंगा, वो सीधे टली के बयान निकाल ले, नाकाम है, नाकाम है, नाकाम है। हम्म। ठीक है जी। आखिरी वक्त तक जो इन्होंने सारी कोशिशें की, उसके बाद छुट्टी हो गई। तो खान साहब के जो एतमाद है उसको आप बहुत ज्यादा उस पर वो ना जाए। हाँ, ये दुरुस्त है कि जो पार्टी का हार्ड कोर है, जिसको हम लोग यूथिया कहते हैं, हम्म। वो उनके करीब आ गया है, उनका जो मौकफ है उसमें मजीद सख्ती आई है। हम्म। लेकिन ये वो लोग नहीं है जो कि इलेक्शन जितवा सकते हैं आपको। हम्म। ये ट्विटर ट्रेंड्स बना सकते हैं, ये आपको और मुझे गालियां दे सकते हैं, या थोड़ा बहुत कोई हल्का फुल्का तशद्दुद कर सकते हैं, लेकिन ये इनकलाबी तहरीक चलाने वाले लोग भी नहीं है। लेकिन वो जिमनी इंतखाबात तो जितवा रहे हैं ना सोलंकी साहब उनको। हाँ, तो हो गए ना ज़िमनी इंतखाबात, उसके नतीजे में आप इक़्तिदार में तो नहीं आ सकते ना। हम्म। आप जरा चौधरी परवेज लाई से पूछें कि वो क्या इस
मौकफ के साथ खड़े हैं जो इमरान खान का मौकफ है। आपको पता चल जाएगा अगले 2-4 हफ्तों में कि पंजाब की सियासत कैसे जाती है, और पंजाब की सियासत मैं आपको कैसे बताऊंगा। ये काम तो आपका है कि कैसे वहां सियासत बदलती है। हाँ, बिल्कुल। अभी अभी खबर आई है खिजर साडा भाई है, हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो वो आपको पता चल जाएगा। हम्म, लेकिन मेरा ख्याल है कि इलेक्शन नहीं होने वाले। हम्म, तो अगर एक हद तक पॉपुलरिटी है भी, देखे ना, जब उनके पास बहुत पॉपुलरिटी थी और सारे सितारे अलाइंड थे हम्म, और हर तरह की सपोर्ट थी, तो उनको 32% वोट मिले थे। हम्म, अब जो सूरत हाल है और जिस तरह के सितारे किधर खड़े हैं, हम्म, उसके बाद उनको कितने फीसद वोट मिलेंगे। वो कहते हैं कि मैं 2-3% वोट ले लूंगा। तो घोड़ा भी इधर है, मैदान भी इधर है जब इलेक्शन होंगे। देखें, इस वक्त वो क्यों जलसे कर रहे हैं? हम्म, वो इसलिए कर रहे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए। हाँ, तो बिल्कुल। अभी बैरिस्टर सैफ ने क्या कहा है, खैबर पख्तूनख्वा में हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में। बिल्कुल सही। क्या जनूबी पंजाब में आप लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करा सकते हैं? हम्म, अगर आप लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं करा सकते तो कौमी इंतखाबात कैसे करा सकते हैं? बिल्कुल सही। और वो भी ऐसे वक्त में कि गिलगित से कराची तक पूरा मुल्क डूबा हुआ है, $10 बिलियन से ज्यादा का आपका नुकसान हुआ है, हजारों लोग जख्मी हैं, 1,500 से ज्यादा लोग जो है मुसद्दिका इतलात हैं कि वो अपनी जानों से चले गए, 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोग जो है वो मुतासर हुए हैं। 2017 के जनूबी एशिया के जो सैलाब थे उसके बाद ये सख्त तरीन है, हम्म, और अभी ये जारी है। अभी जो खैबर पख्तूनख्वा से जो पानी निकला है वो अभी जाएगा, हम्म, और ये एक रिकरिंग एक प्रोसेस होगा। तो ये तो एक बहुत ही बेवक की रागनी है। वो सिंधी में हमारे यहाँ कहते हैं काडे मुंह मरियम जो, काडे टंडरो वाला यार, कहाँ मरियम का मुंह और कहाँ टंडरो वाला यार। भाई मुल्क जो है वो सारा आफत में डूबा हुआ है, और ये जो है वो कहते हैं जी मैं जलसा करूंगा और इनकलाब ले आऊंगा। हम्म। अब इनकलाब यहाँ यहाँ ये ये मैं वाजे कर दूं कि यहाँ जिस मरियम का आपने जिक्र किया वो मरियम नवाज नहीं है। मतलब हमारे हाँ पीटीआई हाँ वाले जो है वो हाँ गलत ना समझे, ये वो है जिनके बारे में इब्ने मरियम हाँ। हुआ करे कोई एक जो मिसरा है वो है। देखिए, बहरहाल आपने। वो जो पीटीआई वाले हैं ना, उनकी जो अकलदानी है वो कितनी बड़ी है वो हमें पता है। क्योंकि मैंने, रजा रूमी ने और सेठी साहब ने एक मजाक किया और हमने ठट्ठे उड़ाए, उसको वो संजीदा समझ रहे थे। तो अब जिनके जो शाह दूल्हे के चूहे हैं, जिन्होंने लोहे टोप पहने हुए हैं, उनके लिए कुछ भी कह सकते हैं, वो कुछ भी मतलब निकाल सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये तो आपने खबर दे दी कि इंतखाबात जो हैं वो जल्दी नहीं हो रहे। और मेरा ख्याल है कि अब जब खान साहब ने खुद भी ये कह दिया है कि नवंबर में ये लोग नया आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं अपनी मर्जी का, मेरा ख्याल है कि वो भी इस बात की इंडिकेशन है कि उनको पता है कि कम से कम नवंबर से पहले तो इंतखाबात नहीं हो रहे, और उसके बाद जो नया सेटअप आएगा जाहिर है फिर उसमें जो कुछ भी होता है। आपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस का लफ्ज इस्तेमाल किया था और उससे मुझे याद आया कि बरतानिया में नई वजीर आजम लिज ट्रस जो हैं वो आ गई हैं, और 2015 के बाद चौथी दफा इन हाउस तब्दीली आई है और चौथा नया वजीर आजम आया। तो ऑन अ लाइटर नोट हम ये कह सकते हैं कि उनके खिलाफ तो शायद हमसे भी ज्यादा बड़ी कोई आलमी साजिश हो रही है। जी जावेद साहब, आप कुछ कह रहे थे। जी, बिल्कुल। सोलंकी साहब ने जितनी खूबसूरत आज शर्ट पहनी हुई है, उसी तरह का उनका आज जोशीला खिताब था। बड़ा बेहतरीन। सोलंकी साहब, ये सुबह कल सुबह की बात है, जब ख्वाजा आसिफ साहब जब आए थे टीवी के ऊपर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो लग रहा था कि आज की जो फिजा होगी, जो मैं कल की बात कर रहा हूँ, जो फिजा होगी वो कुछ तब्दील सी होगी। और उसी तरीके से हमने देखा, थोड़ी देर बाद वो एक आईएसपीआर से भी एक अ, बयान जारी हो मैसेज गया। आ गया। उसके बाद शो ऑफ यूनिटी देखा गया। मुसद्दिक मलिक तो संभाले नहीं जा रहे थे, वो जितने गुस्से और शदीद उसमें थे सब। तो ये सारी चीजें हमने देखी, लेकिन इसमें हम ये कभी ना भूलें कि खान साहब यू टर्न की सलाहियत एक उनकी, जिस तरह आपने भी एक सलाहियत बताई कि वो ब्लफ के बड़े माहिर हैं, तो उनके ऊपर एक और भी बात की जाती है, वो यू टर्न भी बड़ी खूबसूरती से लेते हैं। एक तो ये सूरत हाल आपने हमें बताना है कि वो इसका भी यू टर्न लेंगे या नहीं लेंगे।
दूसरा, आज नेशनल असेंबली नेशनल असेंबली का तो इजलास होना ही होना है। अब 1-2 दिनों के अंदर उन्होंने कोई करारदाद लानी है। आज फेडरल कैबिनेट भी बैठनी है। तो उस कैबिनेट के अंदर ये क्या कोई खान साहबी का उन्होंने कोई एजेंडा रखा हुआ है कि खान साहब से मुतल्लिक क्या करने जा रहे हैं मज़ीद इसके अंदर? क्योंकि नाअहली की भी बातें भी बहुत चल पड़ी हैं साथ-साथ। फॉरेन फंडिंग केस भी रोज़ अंडे बच्चे दे रहा है, उसमें से भी नई चीज़ें निकल रही हैं। एक तो हमें बताएँ ना सर, ये कि इस कैबिनेट के अंदर क्या एजेंडा, क्या ये नाअहली की कोई बात मज़ीद चलेगी? और कहीं यू टर्न वाला किस्सा दोबारा तो नहीं रिपीट होगा क्या इसमें? देखते हैं। देखिए, मैं आखिरी सवाल का जवाब पहले दे देता हूँ। जहाँ तक खान साहब के यूटर्न की सलाहियत है, तो उससे मुझे बिल्कुल भी इनकार नहीं है। तो मैं इस इम्कान को इसको खारिज इम्कान नहीं समझता कि वो एक किसी मरहले पर बिल्कुल यू टर्न ले लें। आपको याद होगा कि 126 दिन खाली कुर्सियों से एक तकरीर दिल पजीर फरमाया करते थे। फिर जो है वो जब आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया हुआ तो उसके बाद आकर वो वापस आ गए, तनख्वाहें भी ले ली और पार्लियामान में वापस भी आ गए थे। तो मैं इस इम्कान को, सियासत में किसी इम्कान को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे उसके इम्कानात रोशन नजर नहीं आ रहे। अब आ जाए काबीना के इजलास पर। वफाकी हुकूमत ने नाअहल नहीं करना इमरान खान को। एग्जैक्टली, इमरान मतलब खान को उनका नाअहल एजेंडा। करना है तो अदालतों ने करना है, इलेक्शन कमीशन ने करना है, एक प्रोसेस होगा। मुझे लगता है कि यहाँ जो सियासी घाघ बैठे हुए हैं ना मखलूत हुकूमत में, उनका सालों का नहीं दिहाइयों का तजुर्बा है। वो ऐसी कच्ची गेम नहीं खेलेंगे कि उसको एक ऐसा सियासतदान जिस जिसमें सियासी जिदोजहद कोर्ट एंड कोर्ट में सिर्फ एक हफ्ता जेल में गुजारा हो बहावलपुर में, 26 साल में एक हफ्ता, उसको वो मजीद हीरो बनाने की कोशिश करे। अगर उनको नाअहल होना है, अगर उन पे केसेस चलने हैं, तो वो एक ड्यू प्रोसेस में ये चलाएंगे। जब सजा हो जाएगी फिर चले जाएं जेल तो और बात है, लेकिन अदालतों से सजा मिलने से पहले उसको जेल में डालें, उसको जी वो नजरबंद करें, मुझे इसके इम्कानात नजर नहीं आ रहे। लेकिन उनके जो केसेस हैं वो अंडे और बच्चे सारे दे रहे हैं, कट्टे भी खोल रहे हैं। मतलब हर रोज कोई ना कोई एक नया इंकिशाफ होता है। अभी इस्लामाबाद की HBL से सिविक सेंटर ब्रांच से 2 ट्रांजैक्शंस उनकी सामने आई। पार्टी फंड 40 लाख डाले गए, निकाल के ले गए, 40 लाख आए, निकाल के ले गए। तो करप्शन तो एक पैसे की भी करप्शन ही है, चाहे वो करोड़ों की है अरबों की हो। तो जब उनके खिलाफ बहुत सारे कट्टे खुल रहे हैं और बहुत सारे पहिए जो है वो हरकत में हैं, अब वो किस पहिए के नीचे आते हैं पहले ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो चीज मुझे नागुजीर लगती है वो ये है कि इनको सजा भी मिलनी है और नाअहल भी होंगे। अब मैं ये तो नहीं ख्वाहिश करता कि ताहयात उनकी नाअहली हो, मैं किसी की भी नहीं चाहता ताहयात, लेकिन 70 साल के वो हैं, 75 साल के बाद जो है वो उनका ख्याल ये है कि ये पाकिस्तान के अगले महातीर मोहम्मद होंगे, तो वो उनको मुबारक हो। बाकी उस अरसे में बाकी उनकी पार्टी का जो बनेगा वो सब देख लेंगे। दूसरा, आप जो है ज्यादती कर गए हैं अलवी साहब के साथ। आप कहते हैं कि वो साइड पे हो गए, वो कहते हैं कि मैं तो मुखासमत कराता फिर रहा हूँ, मैं इनके दरमियान मुफाहमत। बैकडोर साले मफाहमत की मैंने पॉलिसी इख्तियार कर रखी है, बैकडोर चैनल पे वो पहले भी ये दावा कर चुके हैं। आज भी उन्होंने इस दावे को दोबारा रिपीट की है। तो ये आपने अलवी साहब को थोड़ा-सा रगड़ दिया है, आप थोड़ा-सा बताएँ इसमें कि हम किस तरह से उसको समझें? उनकी बात और है, ये बात कुछ और लग रही है। देखे पीटीआई मैं इस इससे पहले जी जी कि फरमाइए। सोलंकी साहब जवाब दें, मैं एक उसमें ऐड कर देता हूँ। पूरी पार्टी में सोलंकी आरिफ अलवी साहब वाहिद आदमी है जिन्होंने अगले इलेक्शन में इमरान खान से टिकट नहीं लेना। देखें, वो टिकट लें या ना लें, उसके कतई नजर जो जमीनी हकायक हैं वो ये हैं कि इमरान खान पीटीआई है, उनके अलावा और कोई पीटीआई नहीं है।
तो इसलिए कोई आदमी इमरान खान को मजबूर करे कि जी फलां के साथ मुसालियत करो, अमन करो, जब तक इमरान खान खुद न चाहे तब तक उनको कोई, वो उनकी जो अना और नरगिसियत है वो हिमालय से ऊंची है और समंदरों से गहरी है। उनको कोई मजबूर नहीं कर सकता किसी चीज के लिए। जो डाडे लोग हैं उनके सामने कैसे खड़े हो गए हैं, जिन्होंने उनको खिलाया पिलाया बड़ा किया, इक़्तिदार पर बिठाया, जो उनके मोहसिन हैं, उनके साथ जो खान साहब ने किया, उसके बाद आरिफ अलवी क्या भेजते हैं। बिल्कुल सही। आरिफ अलवी ने ये तो किया कि उन्होंने हल्फ बर्दारी से वो दूर रहते रह गए। कुछ अरसा उन्होंने कहा कि मैं शहबाज शरीफ का भी हल्फ नहीं लेता, मैं इसका भी नहीं लेता, फिर किसी लेकिन सूरत में वो फिर सामने आ गए। बिलाखिर सीधे रास्ते और पर आ गए। आरिफ अलवी को जमीनी हकायक का सही पता है। उनको पता है कि आटे और दाल का भाव क्या है। तो अब सोलंकी साहब जाते जाते जरा ये भी बता दें आखिर में, अगर मैं आपसे पूछ लूं, थोड़ी सी हम हुकूमत की बात कर लें, आपको लगता है कि अब ये 4 साढ़े 4 महीने के बाद हुकूमत के हाथ में कोई चीजें आ रही हैं जो इनका ख्याल था कि हम 1 साल में इकोनॉमी को ट्रैक पर ले आएंगे, ये तो लगता है कि अब मजीद मुश्किल हो जाएगा ये एजेंडा, खास तौर पर ये जो सैलाब की वजह से नुकसान हुआ है उसके बाद? फिर हम बातें सुन रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब भी शायद जल्द वापस आने वाले हैं, आपकी खबर क्या है इस हवाले से? नवाज शरीफ साहब के हवाले से तो मैं इतना कह सकता हूं कि वो तो उस वक्त आएंगे जब इलेक्शन का माहौल होगा। उससे पहले उनके आने की मंतकी एतबार से कोई तुक मुझे समझ नहीं आती। हाँ, डार साहब पे कोई इतने सख्त केसेस नहीं है, तो डार साहब अनकरीब अगर पाकिस्तान आ जाएं, और सिर्फ पाकिस्तान ना आए बल्कि क्यू ब्लॉक में एक वजारत है, मैं अक्सर नाम उसका भूल जाता हूँ, जैसे उस शहर का नाम भूल जाता हूँ जहाँ मैं रहता हूँ, तो मुझे कोई हैरत नहीं। ठीक। तो दूसरा उसका हिस्सा था यह हुकूमत के मुस्तकबिल के हवाले से और बाकी। हाँ, वो देखें, बात यह है कि अगर ये सैलाब इस तरीके से ना आते तो जिस तरीके से IMF का प्रोग्राम हुआ और उसके बाद फिर जो मल्टीलेटरल लेंडर्स और कुछ दोस्त ममालिक से वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट ये थी कि कोई 37 अरब डॉलर इनके पास आने वाले थे, तो मुआशी इस्तेहकाम तो एक हद तक आता, कुछ सूरत हाल बेहतर होती, लेकिन ये नहीं कह सकते कि जी आपकी GDP 6% पे चली जाती, बेरोजगारी खत्म हो जाती। मुश्किल वक्त आखिर वक्त तक रहेगा जब तक इलेक्शन होते हैं। उसके बाद भी अगर आप कोई मुआशी इस्लाहात करेंगे तब भी 1 2 साल 3 साल पाकिस्तान को बहुत मुश्किल सूरत हाल का सामना होगा। और साथ ही जो क्लाइमेट चेंज है वो अब किताबों का मामला नहीं है, उसने आके आपको ठक से सर में आपके लगी है। आपको मंसूबाबंदी करनी पड़ेगी मुस्तकबिल के जो सैलाब हैं, क्योंकि यहाँ पर ये तूफानी बारिशें ये अब एक मामूल बन जाएगा। आपकी जो क्रॉप्स के जो पैटर्न है वो भी उसी हिसाब से आपको तय करने पड़ेंगे। आपको बहुत बड़ी तब्दीली की जरूरत है, क्योंकि आप ये जो क्लाइमेट चेंज है इसको रिवर्स नहीं कर सकते। आप अपने आप को अडॉप्ट कर सकते हैं और उसके हिसाब से मिटिगेशन, तो उसके लिए पूरी कौम को सोल सर्चिंग की और बिल्कुल एक नए प्लान की जरूरत है। लेकिन हमारे यहाँ तो उस तरफ तवज्जो कम है, इस तरफ तवज्जो ज्यादा है कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट किसने करनी है और कैसे होनी है, और इलेक्शन में इमरान खान कैसे वापस आएंगे और 2/3 लेंगे या 18वीं तरमीम को रोल बैक करेंगे या सदारती निज़ाम लाएंगे। तो इस तरह की बातें जो है ना, वो जो जो कि बेवक्त की रागनी, वो हमारे यहाँ चलेगी। बिल्कुल सही आपने, जहां बाकी सारी बातें की, मेरा ख्याल है आखिर में आपने उसको समअप भी बहुत खूबसूरती से किया है कि हमारे मसाइल की बुनियादी वजह ही मेरा ख्याल में ये है कि ये जो हर वक्त एक दूसरे की टांग खींचने का और खुद को इदारों से और मुल्क से बड़ा समझने का एक रिवाज है सियासतदानों में, जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक मेरा ख्याल है कि आगे का सफर शुरू नहीं होगा, हम इसी तरह दायरों में घूमते रहेंगे। तो सोलंकी साहब, वक्त देने के लिए आपका शुक्रिया। जावेद साहब, आपका भी शुक्रिया। जो लोग हमें देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचती रहे, हमारे मेहमानों से भी आपकी मुलाकात होती रहे।
कल किसी और मौजू के साथ और किसी और मेहमान के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ।